हुआ है। अकबरपुर में 9 बजे तक 12.17% मतदान हो पाया है। सुबह 9 बजे तक। उन्नाव की बात करें तो 13.27% मतदान हुआ है। सीतापुर में यही आंकड़ा 14.07% का है। 9 बजे तक का आंकड़ा, कहाँ कितना परसेंट वोट पड़ा है वो हम आपको बता रहे हैं। तो कानपुर में 9 बजे तक 9.95% वोटिंग हो पाई है। चलिए इसी बीच एक और बड़ी जानकारी है आप तक साझा करते चले तो इस वक्त की एक और बड़ी खबर मिल रही है। कानपुर दारोगा और बीजेपी नगर अध्यक्ष की नोकझोंक हुई है। कानपुर से बड़ी जानकारी है। परिवार के साथ वोट डालने के लिए नगर अध्यक्ष पहुंचे थे। यहां पर उनकी दारोगा के साथ नोकझोंक हुई। दारोगा द्वारा अभद्रता से भावुक हुई उनकी पत्नी और परिवार के लोगों के साथ नगर अध्यक्ष पहुंचे थे। ये देखिए ये नोकझोंक किस तरीके से हुई है। ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर दारोगा के द्वारा अभद्रता की गई, जिसके बाद उनकी पत्नी जो थी वो भावुक हो गई। तो अपने परिवार के साथ नगर अध्यक्ष पहुंचे थे वोट डालने के लिए। यहाँ पर पुलिस दारोगा के द्वारा अभद्रता की गई, दुर्व्यवहार किया गया। किसी के साथ झगड़ा करेंगे क्या ये? चलो 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 ठीक है। मैंने नियम बोले कानून के, गिरफ्तार करो मुझे, नहीं मुझे गिरफ्तार करो। तुमने कहा ना मैं। चलिए चर्चा को एक बार फिर से रुक कर लेते हैं उसकी तरफ। मनीष अग्रवाल जी, क्योंकि यहाँ पर मुद्दों को लेकर हमने बात कर ली है, अखिलेश यादव के आगे कितनी चुनौती है उसको लेकर बात कर ली, लेकिन मुद्दे क्या शहरी क्षेत्रों के अलग है? क्योंकि हालांकि लोकसभा चुनाव है, यहाँ पर राष्ट्रीय मुद्दे ज़्यादा प्रभावशाली रहते हैं, लेकिन ग्रामीण लोगों के लिए या फिर ग्रामीण वासियों के लिए भी क्या क्षेत्रीय मुद्दों से उठकर जो राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे हैं उतनी अहमियत होते हैं लोकसभा चुनाव में भी? क्योंकि जब हम देखते हैं, हमारे सहयोगी भी लगातार लोगों से बातचीत करते हैं तो वो तमाम क्षेत्रीय मुद्दों को भी गिनवाते हैं। तो क्या क्षेत्रीय मुद्दे भी इस बार भी चुनावी माहौल में भी हम देख रहे हैं कि प्रभावी हैं? मनीषा जी देखिए, क्षेत्रीय मुद्दे हमेशा प्रभावी होते हैं, लेकिन राजनीतिक बदलाव ऐसा बदलाव है कि जब ये बदलाव आता है ना 14 और 19 के फेज में, जैसे आपके मतदाता से जो बात कर रहे हैं, आपके रिपोर्टर ये सराहनीय प्रयास कर रहे हैं और लोगों की मन की बात निकाल के ला रहे हैं। इन बातों से हमें ये साफ प्रदर्शित हो रहा है कि कैसे चुनाव आगे प्रोग्रेस कर रहा है, क्या लोगों के विचारों में बदलाव आ रहा है। छोटी पार्टीज को, रीजनल पार्टीज को, राष्ट्रीय पार्टीज को भारत के चुनाव में इस बदलाव को समझना पड़ेगा कि कैसे ये चीजें बदल रही हैं, कैसे वोटिंग परसेंटेज बदल रहा है, कैसे वोटर का मन बदल रहा है। आज वोटर जो है डेवलपमेंट को वोट दे रहा है क्योंकि उसको डिलीवरी भी मिली है। 14 से 19 का चुनाव, 19 से 24 के चुनाव में भाजपा ने जो वादे करे थे, जितने वादे करे थे उसमें से कितने पूरे हुए और कितने वो आगे पूरे करेंगे। अगर ये कहा जाता है कि प्रधानमंत्री आवास मिलेंगे तो 4 करोड़ मिल भी चुके हैं। ये नहीं कहा जाता कि अब सरकार आएगी तो हम नई चीजों को शुरू करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई जिक्र नहीं करता। इंफ्रास्ट्रक्चर जो ग्रामीण जीवन को अच्छा कर रहा है। लोगों की गांव में तबीयत खराब होती थी, शहर के अस्पताल तक वो पहुंच नहीं पाते थे। आज रोड, रेल, ट्रांसपोर्ट का जो विकास हो रहा है ना, ये वोट के रूप में काउंट होता है। भले ही हम आप इसका जिक्र ना करें कि ये कोई सुविधा नहीं है कि कोई मरीज अस्पताल तक पहुंच जाए, कोई बच्चा अच्छी रोड से स्कूल तक पहुंच जाए, लेकिन इन सुविधाओं को वोटर अपनी निगाह में ध्यान रखता है। आज जो कनेक्टिविटी बढ़ी है, ट्रेन जगह जगह पहुंच रही है, फ्लाइट्स के रेट सस्ते हो रहे हैं, तो लोग अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए जगह जगह जा सकते हैं, सही समय पर पहुंच रहे हैं, सही समय पर घर वापस आ रहे हैं। आप देखिए यूपी में जो टूरिज्म का विकास हुआ है, इसको और यूपी में तो मनीष जी लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भी बात करनी चाहिए, क्योंकि कानून व्यवस्था पहले क्या थी हम और आप सब जानते हैं, और नागरिक जो वोट डालने के लिए इस वक्त जा रहे हैं वो शायद हमसे भी ज़्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं, समझते हैं इन चीज़ों को। मनोज जी का मैं रुख करना चाहूँगी। मनोज जी, क्योंकि यहाँ पर हम मुद्दों को लेकर भी बात कर रहे हैं, लेकिन 400 पार का नारा लूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देते हैं और एक के बाद एक तमाम दिग्गज, चाहे वो अमित शाह हो, राजनाथ सिंह हो, सीएम योगी आदित्यनाथ हो, जब भी इन क्षेत्रों में पहुंचे हैं वो 400 पार का नारा लेकर पहुंच रहे हैं। तो क्या लूप में उसे रिपीट करने से लोगों के बीच में भी एक नैरेटिव हुआ है कि 400 पार तो दिलवाना ही है? देखिए, बेसिकली भारतीय जनता पार्टी का या अन्य पार्टियों का अपना एजेंडा होता है, उनका अपना एजेंडा है, उनका अपना लक्ष्य 400 पार। लेकिन इंदिरा गांधी जी खत्म होने के बाद 412 कांग्रेस की सीट आई, तो उसके बाद फिर 400 पार करना बहुत मुश्किल हो गया था अन्य सरकारों के विगत में। अगर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी अब यूपी में जब 80 में 73 2014 में लेके आती है, 80 में 64 2019 में लेके आती है, तो लक्ष्य हमेशा बड़ा रखा जाता है। अब ये 80 में 80 का नारा उनका है, लेकिन
जो स्थितियां बदली हैं, देखिए होता क्या है कि 10 साल आप सरकार में होते हैं और मुख्य विपक्षी, क्योंकि मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि हम लोग आपके चैनल पे लगातार बैठते हैं और 4 जून को भी हम लोग बैठेंगे तो परिणामों पर चर्चा होगी। अभी हम अनुमान की बात कर रहे हैं, ग्राउंड पे आपके जो भी रिपोर्टर है जीरो पर, अब उनको पता है कि 13 लोकसभा क्षेत्रों में 13 की 13 भारतीय जनता पार्टी के पास थी। वो 4 सुरक्षित सीटें भी भारतीय जनता पार्टी की थी, शाहजहांपुर, बहराइच, इटावा और हरदोई। लेकिन मेन अगर हम जो चाहे कन्नौज की बात कर लें, खीरी की बात कर लें, हम उन्नाव साक्षी महाराज की बात कर रहे हैं, लेकिन चुनौतियां हैं। अगर अखिलेश के लिए कन्नौज बचाना चुनौती है, जिस सीट पर लगातार उनका 98 से लेकर 2014 तक कब्जा होता है और 19 में वो सीट हार जाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि जनता ने नेता बदलना और प्राथमिकता पार्टियों की तय की हुई है। और रही बात राशन को लेकर के, किसान को पैसे को लेकर के, कि किसानों के लोन को बांटने को लेकर के, या 1 लाख रुपए महिलाओं को देने की जो बात हुई है साल में, एजेंडा देखिए पार्टियां, हम आप मनीषा जी जानते हैं कि जब 5 साल बाद चुनाव आता है तो हम खुद भी भूल जाते हैं कि बहुत सारे मुद्दे छोड़ देते हैं। अगर 14, 19 और 22 से 17 की बात कर लें तो सब लोग पिक एंड चूज समय को देखते हुए वो अपने एजेंडे तय करते हैं, अपना संकल्प पत्र या घोषणा पत्र तय करते हैं। लेकिन जहां तक कनेक्शन की बात है, भारतीय जनता पार्टी या मोदी के नेतृत्व में देश और योगी के नेतृत्व में प्रदेश सामने बहुत मुश्किल हो जाती है। जैसे अभी बीच में जिक्र कर रहे थे हमारे मित्र ममता को लेकर, ममता अगर यूपी में आएंगे भी तो क्या करेंगे, उनका कौन सा जनाधार यूपी में है, बल्कि वो 42 में से भारतीय जनता पार्टी वहां 4 से 18 गई थी, वही बचाने बहुत बड़ी बात होगी। यही स्थिति उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के सामने, यही स्थिति राहुल गांधी के सामने है। और भारतीय जनता पार्टी अगर एक एक सीट को लेकर के राजा भैया की मीटिंग हो जाए, चाहे धनंजय की, बाकी लोगों को, इसका मतलब ये है कि अन्य विपक्षी दलों से पूर्व अनुभव के आधार पर भी मैं कह रहा हूं, अभी आप पीछे 5 राज्यों के चुनाव का परिणाम आपने देखा, भारतीय जनता पार्टी एक एक सीट पर एक एक नाराज लोगों को और जीतने के लिए जितने गुण होने चाहिए वो सभी अपनाती है। अब रही बात जाति समीकरण को लेकर के, जाति समीकरण हम इनकार नहीं कर सकते। अगर निषाद और अनुप्रिया पटेल या राजभर ये भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में यहाँ से लेकर दिल्ली तक अहम पदों में हैं, तो हम जाति समीकरणों को इनकार करते। जब हम चुनाव करते हैं, जब प्रत्याशी का चयन करते हैं मनीषा जी, तब हम देखते हैं कि किस जाति का कितना वोट कहां पर और किसको जीत मिल सकती है, तो पार्टी का कटिबद्ध वोट और उस जाति समीकरण को लेकर के, तो जाति समीकरण अच्छा, लेकिन कई बार ये होता है कि लोगों को कुछ ऐसे पारंपरिक वोटर्स होते हैं जो एक साथ जुड़े रहते हैं, जो पीढ़ियों दर पीढ़ियां एक ही दल को वोट देते हैं। उनके लिए मैटर नहीं करता कि विकास कितना हुआ या फिर कितना डेवलपमेंट हुआ उनके क्षेत्र में या फिर कौन सा उम्मीदवार है, वो एक पार्टी को वोट करते हैं। तो इन सीटों पर भी कुछ ऐसे नजर आ रहा है क्या? मनीषा जी, एक बात का ध्यान रखिए, जिन चीजों से विगत 70-80 सालों में देश परेशान था, आमूल बहुत परिवर्तन आया है, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते। हमने कभी नहीं सोच रखा था कि शहर से आप जैसे ही देहात क्षेत्रों में जाएंगे तो सड़कें आपको साफ मिलेंगी, सड़कें दुरुस्त मिलेंगी, बिजली की समस्या का समाधान होगा, बिजली ज्यादा मूलभूत अमूल परिवर्तन भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं, इससे इनकार नहीं कर सकते। तो आप देखिए, नेशनल हाईवे के जाल उन्होंने कश्मीर से कन्याकुमारी तक बिछा दिया, ये सारे लाभ लोग देख रहे हैं। लेकिन होता क्या है कि उम्मीदें आदमी उसी से करता है जो काम करता है। अब आप बिहार में देखिए, लालू लंबे समय तक काम किया, लेकिन लगातार नीतीश 18 साल तक मुख्यमंत्री, अलग बात है कि किसके साथ रहे, लेकिन नीतीश ने एक उम्मीद जगाई। उसी तरीके से मोदी के नेतृत्व में देश अभी भी, आप चाहे 10 लोगों से बात कर लें तो 7 लोग आपको मोदी के नेतृत्व में, मोदी चूंकि अलग कुछ लेके आए थे, पूर्व के प्रधानमंत्री, चाहे 10 साल यूपीए की सरकार रही है, उसके बाद लगातार गठबंधन की सरकार, विपक्ष उसे मैच नहीं कर पाया। शायद विपक्ष कोई अपना नैरेटिव नहीं सेट कर पाया लोगों के बीच में। देखिए, विपक्ष में जो सबसे बहुत बड़ी बात है कि पूर्व के अनुभवों के आधार पर अगर 2004 से 14 हम छोड़ दें तो इससे पहले कांग्रेस कभी भी गठबंधन की सरकार चलाने में उतनी सक्षम नहीं रही है, बल्कि क्षेत्रीय दलों को हमेशा वो दबा करके या निकाल करके बात करती थी। पर नैरेटिव बदल गया है। अब आप देखिए कि क्षेत्रीय दल, जब आप मुख्य विपक्षी दल की भूमिका में देश की सबसे बड़ी पार्टी नहीं होती है सीटों की संख्या आधार पर, तो वो उसको भी क्षेत्रीय दल से ज्यादा कंसीडर नहीं करते। नाम आप बहुत बड़े कर ले, उससे क्या फर्क पड़ता है? अगर आप 52 सीटों पे रह जाते हैं, आप 55 सीट नहीं पाते हैं और नेता विरोधी दल का आपका को मान नहीं मिलता है, इसका मतलब कि जनता आप पे विश्वास नहीं करती है। यही स्थिति उत्तर प्रदेश की भी है। 13 सीटों पर सबसे ज्यादा चुनौती बचाने की भाजपा की है और कन्नौज में
अपने अस्तित्व को जिंदा रखने के लिए अखिलेश यादव की है, क्योंकि इसी से आगे की शुरुआत होने वाली है। अभी इस चरण के बाद 3 चरण के चुनाव और हैं, और जैसे जैसे चुनाव पूर्वोत्तर में बढ़ता जाएगा, उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ, वैसे उससे भारतीय जनता पार्टी के लिए चीजें आसान होंगी और अखिलेश के लिए मुश्किल होती जाएगी। लेकिन आने वाले समय में राजनीति की दिशा और दशा भी अखिलेश यादव को यूपी में तो बदलनी पड़ेगी, क्योंकि यही निर्णायक एक भूमिका रहेगी वोटर्स की, कि वोटर्स जब अब मतदान करेंगे उनका कहाँ कितना मतदान फीसद है, वो भी ये अब भूमिका तय करेगा कि आखिरकार लोगों में मुद्दों का अभाव है, जागरूकता का अभाव है, मुद्दों को लेकर अवेयरनेस का अभाव है, या फिर क्या चेंज कर रहे हैं। क्या बीजेपी, जिस तरीके से हम लगातार जिक्र भी कर रहे हैं कि क्या बीजेपी अपना नैरेटिव और अपना एजेंडा लोगों तक सेट करने में कामयाब हुई है, तो क्या उस पिच पर अखिलेश यादव भी मैच कर पाएंगे। मनीष जी, क्या अगर इन चुनावों में, अगर चलिए मान भी लीजिए, हम अनुमान भी लगा रहे हैं कि चलिए अपने गढ़ बचाने में अखिलेश यादव कामयाब भी हो जाते, तो भी क्या अखिलेश यादव को जरूरत नहीं पड़ेगी कि वो अपनी पिच को चेंज करें, अपने उस रास्ते को बदलें जिस पर अब नई दिशा और दशा तो देखिए बीजेपी ने तय करने का काम किया है। राजनीति अब उस क्षेत्रीय या फिर जातीय समीकरण तक सीमित नहीं है, अब मूलभूत मुद्दों को लेकर लोग बात कर रहे हैं। वोटर जो है वो अपने दिमाग में पहले मुद्दों को लेकर सोचता है कि हमारे लिए इस सांसद ने क्या किया, आने वाले समय में हम इसे वोट करेंगे या फिर इसको हम जिताएंगे अपनी सीट से। तो क्या ये परिवारवाद से उठकर, क्योंकि अभी भी हम देख रहे हैं यूपी में अखिलेश यादव के परिवार से कितने लोग चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या इसका एक पर्सपेक्टिव लोगों के बीच में सेट नहीं होता कि परिवारवाद एक तरफ है या फिर मूलभूत सुविधाएं और विकास एक तरफ। हाँ मनीष जी। मनीषा जी, आपने अपने वक्तव्य में स्वयं कहा कि आज अखिलेश यादव को अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़नी पड़ रही है। भारत की राजनीति में 10 साल में कितना बड़ा ये बदलाव है कि राहुल गांधी को अमेठी छोड़ के रायबरेली आना पड़ रहा है, अमेठी हारना पड़ रहा है। अखिलेश यादव की पार्टी कन्नौज हार रही है, अखिलेश यादव फिर कन्नौज जा रहे हैं, उनका पूरा परिवार 5 सीटों की बेल्ट पे लगा हुआ है कि किसी प्रकार हमारा चेहरा देख के लोग यादव बेल्ट में हमारी सीट रिटेन करते। इतना बड़ा राजनीतिक बदलाव 10 साल पहले नहीं लगता था कि इतना आ पाएगा। आज आप देखिए कि मायावती जी का इस चुनाव में जिक्र नहीं हो रहा है। आज भी उनसे बड़ा दलित चेहरा भारत में नहीं है, लेकिन क्या आपकी इतनी देर की डिबेट में कहीं हमने उनका जिक्र करा? नहीं करा। इसी बात का बदलाव जो बीजेपी लाने में सफल होती दिख रही है, ये भारत की राजनीति को मनीषा जी एक नए परिपेक्ष में ले जा रहा है। आज वोटर जो है घर से ये सोच के निकल रहा है कि मुझे पिछली बार क्या बताया गया था, कितना डिलीवर हुआ है और कौन ये कह रहा है कि आगे मुझे वो कुछ देगा और कैसे देगा। ये नहीं वो सोच के निकल रहा है कि मुझे कागज पे वादे करे जा रहे हैं, ये होगा वो होगा ऐसे होगा। इटावा में, मैनपुरी में विकास हुआ, लेकिन आज उस विकास को अखिलेश यादव लोगों तक नहीं पहुंचा पाए, तभी तो लोगों ने अपने विचार बदलना शुरू करे। आज आप देखिए, लड़ाई इस पे नहीं है कि भाजपा अपनी सरकार बनेगी नहीं बनेगी, लड़ाई विपक्ष के साथ इस बात पे है कि 400 सीटें आएंगी नहीं आएंगी। क्या देश का चुनाव अब इस दिशा में जा रहा है? अरे बहुमत तो 272 सीटों पे होता है, कौन ये कह रहा है कि 303 भी नहीं आएंगी? विपक्ष कह रहा है 400 नहीं आएंगी। मैंने मान ली विपक्ष की बात की 400 नहीं आएंगी, लेकिन फिर कितनी आएंगी? क्या 350 आएंगी, 300 आएंगी, 272 आएंगी? सरकार तो आप पहले ही कह रहे हो उनकी बन गई है। कौन ये चुनाव में कह रहा है कि 272 नहीं आएंगी? भाजपा ने ये नैरेटिव बहुत पहले से शुरू करके मतदाताओं के मन में, पार्टियों की ये भी फैक्टर है ना मनीष जी, क्योंकि बीजेपी तो चलो अपने एक टारगेट ले रही है, एक नंबर उन्होंने बता दिया है कि हम 400 पार नारा करेंगे, वो एक नारा लेकर लगातार चल रहे हैं कि हम 400 क्रॉस तो करेंगे, लेकिन विपक्ष अपनी तरफ से कोई नंबर टारगेट या फिर सेट नहीं कर पाया है कि हम इतना सेट कर सकते हैं या फिर हमें इतनी जीतनी है। विपक्ष में कहीं ना कहीं कमी है, कहीं ना कहीं अभाव भी है कि लोगों के बीच में उतनी सटीक तरीके से, उतनी दृढ़ तरीके से वो ना नैरेटिव सेट कर पा रहा, ना वो मुद्दे सेट कर पा रहा, और ना ही अपने टारगेट को वो लोगों तक पहुंचा पाए हैं कि हम इतना सेट करके चल रहे हैं। जिस तरीके से खुले में तमाम सभाओं में, तमाम रोड शो में बड़े विश्वास के साथ, बड़े दावे के साथ बीजेपी के हर छोटे से बड़ा नेता कह रहा है कि हम 370 हर बूथ पर, और उसमें भी हम 30 प्लस करेंगे तो 400 हम पार करेंगे। लेकिन लोगों के बीच में भी तो एक माइंडसेट हो जाता है कि ये इतना टारगेट दे रहे हैं, विपक्ष की तरफ से तो कोई टारगेट नहीं है। यही माइंडसेट तो मनीषा जी सेट होता है, यही नैरेटिव सेट होता है ना। वोट तो अपना वोट वेस्ट नहीं करना चाहता। आप देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी रैली में कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है विपक्ष का दर्जा भी नहीं ले पाएगी, इसका मतलब उसकी 50 सीटें भी नहीं आएंगी। ये बात नहीं हो रही कि कौन हारेगा कौन जीतेगा,
अखिलेश यादव जो यूपी में लड़ रहे हैं, या कांग्रेस जो देश में चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस मुझे लगता है 300 सीटों के आसपास चुनाव ही लड़ रही है। वो पूरी सीटों पर चुनाव ही नहीं लड़ रही। विपक्ष की सबसे बड़ी कमी ये है, जैसे अभी मनोज जी कह रहे थे, मुझे मालूम है ममता जी का यहाँ आने का कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, लेकिन क्या अखिलेश यादव भी वहां नहीं गए तो गठबंधन किस बात का है? हाँ। इम्पैक्ट तो आना पड़ता है ना। भाजपा ने राजा भैया से बात करी, क्यों बात करी? इसलिए नहीं कि वो लड़ रहे हैं, लेकिन उनके कुछ वोटों पे इम्पैक्ट है और भाजपा को वो वोट चाहिए। कल आप देखिए माननीय अमित शाह जी जो है मनोज पांडे जी के घर गए हैं। क्या आपने देखा कि पहले कभी अखिलेश यादव जी ऐसे जिक्र हुआ कि मनोज पांडे जी के घर गए थे? लेकिन भाजपा में अमित शाह जी रायबरेली गए तो उनके घर गए, उन्होंने ये पर्सनल टच उन्हें फील कराया कि अब आप हमारे साथ जुड़े हो तो अब आप हमारे हो। तो उनका कोर वोटर भी वहां पे ये देख रहा था, क्योंकि मनोज पांडे जी इर्रेस्पेक्टिव ऑफ पार्टी सारे चुनाव जीतते आ और रहे देखिए थे। एन समय पर उनके मनोज जी वोटर से मैं अब सवाल लेना चाहूंगी। मनोज जी, क्योंकि एन समय पर हमने देखा कि पूरी तरीके से प्रयास जो है वो यूपी में बीजेपी ने किए, जहां पर जयंत चौधरी अखिलेश यादव के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस तक में नजर आते थे, वहां पर एकाएक उन्होंने अपना फैसला बदला और फिर उन्होंने कहा कि मैं किस मुंह से मना करूं, बीजेपी ने मेरे लिए इतना किया है, हमारे परिवार के लिए इतना किया है, किसानों के लिए इतना किया है, उनको सम्मान देने का काम किया है। तो ऐसे में एक ऐन समय पर ये जो बॉल फेंक दी जाती है और उसको विपक्ष जो है वो पूरी तरीके से नकार भी नहीं पाता, विपक्ष भी चुप हो जाता है कि अब हम ही क्या बोले जब इतनी बड़ी गूगली बीजेपी ने फेंक दी है। तो ऐन समय पर तो ये बीजेपी करती है। मनीषा जी, भारतीय जनता पार्टी ने विगत 10 वर्षों में देश में और प्रदेश में या बाकी पूरे देश में ये बता दिया कि चुनाव लड़ना, चुनाव जीतना वो एक दिन का काम नहीं है, पार्ट टाइम जॉब नहीं, 24/7 का जॉब है। और इसमें उनकी रणनीति, उनके लोग धुर विरोध, मतलब आप देखिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर याद करें तो किसान आंदोलन से लेकर के पर लगता था उस बात का संशय डर बना रहता था, क्या 19 का लोकसभा चुनाव हो, क्या 22 का विधानसभा चुनाव। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने रणनीतिक कौशल से, संगठन के दम पर, अपने कैडर के दम पर वो अपने निशाने पर रहती है। आप राज्यसभा का चुनाव देख लीजिए, आप विधान परिषद का चुनाव देख लीजिए, तो वो हमेशा 4 कदम आप देखिए। इसी उत्तर प्रदेश में उन्होंने 10 जगह 11 कैंडिडेट कर दिया और अपने सारे कैंडिडेट जितवा दिए। भारतीय वहीं ज्यादा वोट होने के बावजूद भी समाजवादी पार्टी 3 जीत पाती है और भाजपा 8 जीतती है। ये बेसिक अंतर बदली भारतीय जनता पार्टी में आया है। और खाली उत्तर प्रदेश नहीं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक आप देखिए, जिस चौहान का, जिस पवार का, जिनका बहुत विरोध हुआ करता था 14 से पहले आतिश घोटाले से लेकर के, वो सारी चीजें वो आज किसकी शोभा बना रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में यही जिनका आपने चौधरी का जिक्र किया, आप इनके अगर खानदान में जाके देखिए तो इनके पिताजी, फिर इनके दादाजी, और जो सम्मान की बात आई, धुर विरोधी, धुर विचार एक समय हुआ करता था, मंच शेयर करने को लेकर के मोदी जी चंडीगढ़ में रैली कर रहे थे और पटना में भोजन तक मना कर दिया जाता है। अब बाद में वही नीतीश कुमार उसी भारतीय जनता पार्टी की गलबैयां करते हैं और उसके समर्थन से सरकारें बनाते बिगाड़ते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के कौशल है और यही बेसिक कमी है जो अभी हम आपका सवाल तो आप जिक्र कर रही थी, अखिलेश को या राहुल को या बाकी लोगों को क्या बदलाव करना चाहिए। बदलाव वही करना चाहिए कि आप आजकल आईपीएल का दौर चल रहा है, आप देखिए बहुत सारे लड़के ऐसे आ गए जो 27 में सेंचुरी बना देते हैं और 80 ओवर में बना देते हैं। लेकिन ये ट्विटर से और एसी से, फेसबुक से पार्टी हैंडओवर नहीं होने वाली है। आप मुख्य विपक्षी दल हो, एक ऐसा संगठन है जो लगातार सत्ता में रहता है और उसके अमुख नेता आप देखिए अंतिम समय तक छोटे से, मतलब ब्लॉक स्तर से लेकर के